नमस्कार, स्वागत है आपका करियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी के निशुल्क ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि कल ही 8 मई 2022 को 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी और प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा के लिए आप अपने अपने सेंटर पर विभिन्न जिलाओं में के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। तो ऐसे में आपके लिए हम एक करंट अफेयर्स का बेहतरीन कलेक्शन लाए हैं जो आपको आपकी रिवीजन के लिए काफी फायदेमंद होगा। इस 40-45 मिनट के वीडियो को अगर आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 10-15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का फायदा होगा। आपने जो करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है उसकी जो भूली बिसरी स्मृति आपके दिमाग में होगा वो वापस आएगा। तो आइए हम देखते हैं एक नजर मैंने जो तैयार किया है करंट अफेयर्स के बेहतरीन कलेक्शन पर, जिसे आप देखने के बाद निश्चित तौर पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और आपका लास्ट टाइम का जो रिवीजन होगा वो काफी शानदार होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमारी चैनल का प्रोग्रेस हो और हमारी हर नोटिफिकेशंस, हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करंट अफेयर्स के बेहतरीन कलेक्शन को देखने के लिए हम चलते हैं इस क्लासरूम के बोर्ड पर। और करंट अफेयर्स जो कि हमने 67वें बीपीएससी सीसीई अर्थात कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सीडीपीओ का जो पीटी है उसके लिहाज से हमने तैयार किया है। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। कैरियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी की प्रस्तुति है और यह संस्थान काफ़ी उच्च सफलता दर वाला संस्थान है। बहुत कम विद्यार्थियों में से ही मैक्सिमम सफल हो जाते हैं, ऑफिसर प्राप्त बन जाते हैं। मुश्किल से 100-150 विद्यार्थी इस संस्थान में पढ़ते हैं और उनमें से ही सफलता दर लगभग 80-85% होता है। देश और राज्य के तमाम सारे कोचिंग संस्थान जहां 1-2% भी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं वहां इसकी सफलता दर 50% से हमेशा अधिक रहता है। और 64वें बीपीएससी में फाइनली 92 विद्यार्थियों का चयन इस संस्थान से हुआ था। तो निश्चित तौर पर हमारी जो टेक्निक है और परीक्षार्थियों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति हमारा जो समर्पण है, उसके लिए जो लगन और मेहनत है और हमेशा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की जो प्रक्रिया है, जो संस्थान द्वारा नोट्स दिए जाते हैं, जो विद्यार्थियों से नोट्स बनवाए जाते हैं, जो लगातार हमारी टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी रहती है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू सभी लेवल पर टेस्ट लगातार चलता रहता है। तो उससे विद्यार्थी ऐसा निखर कर आते हैं कि उनसे मुकाबला करने के लिए जो भी बाजार में या मार्केट में विद्यार्थी हैं तो वो उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। यही कारण है कि संस्थान की सफलता दर काफी उच्च है। तो आप निश्चित तौर पर पीटी एग्जाम देने के बाद इस संस्थान से जुड़ना चाहिए। और हम शुरुआत करते हैं इसी बीच में कि करंट अफेयर्स का पहला जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं तो वो है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं अमित खरे बने हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार। ये अक्टूबर 2021 में बने हैं। और उसी तरह से हम देखिए तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, तो प्रधानमंत्री के एक आर्थिक सलाहकार होते थे और एक व्यक्ति इसमें होते थे, परंतु बाद में धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि एक से अधिक लोगों को रखा जाने लगा प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए। और इस तरह से एक से अधिक व्यक्तियों का एक जो ग्रुप बना तो उसका एक परिषद बन गया है जिसे पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कहा जाता है। तो इसका रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उस पर हम नजर डालते हैं। तो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल यानी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का जो पुनर्गठन हुआ, इसमें जो इनके अध्यक्ष थे विवेक देवराय, तो इनको बरकरार रखा गया है और ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं, इनको बरकरार रखा गया है। पहले भी यही थे विवेक देवराय अध्यक्ष, अभी भी यही है। और इसमें कुछ जो फेरबदल हुआ है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि
एक तो जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के अतिरिक्त अगर हम इनके अंशकालिक सदस्यों की बात करें, अंशकालिक सदस्य जो कि समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इसमें आप देखिए पूर्व से जो है, जो पुराने सदस्य हैं उसमें से नीलेश शाह हैं, फिर साजिद चिना है और नीलकंठ मिश्र। ये 3 सदस्य पहले से हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में। और जो नए सदस्य अभी आए हैं वो राकेश मोहन जी हैं, पूनम गुप्ता हैं और टीटी राम मोहन, ये 3 नए सदस्य हैं। जबकि विवेक देवराय जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उनको बरकरार रखा गया अध्यक्ष पद पर। और इस तरह से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन हुआ है, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अब आइए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101वां है 116 देशों की सूची में। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात है और शर्मनाक स्थिति भी है कि 116 देशों में भारत का स्थान 101वां होना, यह स्थिति थोड़ा सा गंभीर है। क्योंकि हम जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और विकसित देशों की कतार में हम जब खड़े हैं, तो ऐसे में हम अपने देशवासियों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसमें सुधार काफ़ी जरूरी है। 2020 में जारी किए गए ये GHI वैश्विक भुखमरी सूचकांक के आंकड़ों को देखें तो उसमें 94वां स्थान पर भारत था, क्योंकि यहाँ पर देशों की संख्या घट गई थी। मात्र 107 देशों के सर्वेक्षण के आधार पर भारत का 94वां स्थान था। तो इस तरह से देखें तो 15-20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 100 के आसपास रह रहा है। इसे नीचे जाना काफ़ी ज़रूरी है, जबकि इस मामले में हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग हमसे अच्छा है। तो इसे सुधार करने की ज़रूरत है। सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन और भी प्रयास करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक आइए। तो पीएम मित्र यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये पीएम मित्र का फुल फॉर्म हुआ, पीएम से प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये 7 पीएम मित्र की घोषणा की गई है, 7 पीएम मित्र। और यह योजना किस लिए है? तो यह योजना वस्त्र एवं परिधान यानी जो टेक्सटाइल है और जो अपैरल है उस क्षेत्र में विकास हेतु, इसके विकास के लिए पीएम मित्र योजना लॉन्च किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व के 5F विजन से प्रेरित है। 5F विजन क्या है? तो इसमें देखिए पहला F जो है फ्रॉम टू फाइबर, यानी फाइबर जो सूत होता है वहां से शुरुआत किया जाता है। दूसरा F में हम अगर देखें तो फाइबर टू फैक्ट्री, कैसे फाइबर को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाए। तीसरा F में फैक्ट्री टू फैशन, कैसे फैक्ट्री में फैशन के अनुरूप वस्त्र बने। और उसी प्रकार चौथा F है फैशन टू फॉरेन, और उसको फिर हम कैसे जो है फॉरेन में यानी विदेशों में निर्यात करें। तो ये 5F जो विजन था, इसमें से एक F यहाँ पर नहीं है। तो 5F विजन से यह प्रेरित है पीएम मित्र योजना, जो कि वस्त्र उद्योग के विकास के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इस हेतु हम देखते हैं व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, जो कि पीएम मित्र के अंतर्गत आता है, पार्कों की स्थापना किया जाना है। तो जो भी इच्छुक राज्य हैं वो अगर पहल करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा उसको मदद की जाएगी व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कों की स्थापना में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आइए अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो एक है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो ये क्या है? तो ये वास्तव में जो आधारभूत संरचना वाले योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उसमें किसी प्रकार की यदि गड़बड़ी आ रही है या रुकावट आ रहा है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यानी उसके क्रियान्वयन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं और रुकावटें हैं, तो उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए जो भी कंसर्निंग मिनिस्ट्री है या संबंधित मंत्रालय है, उसमें समन्वय बनाने वाली
एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, नेशनल मास्टर प्लान। इस नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जो भी आधारभूत संरचना का निर्माण हेतु जो कि देश के विकास के लिए काफी जरूरी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी प्रकार का अंतर मंत्रालयीय कठिनाई आ रहा है, उनके बीच रुकावट आ रहा है, तो उसको दूर किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कहीं पुल बन रहा है या बांध बन रहा है, तो ऐसे में अगर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेना हो तो वहां पर दिक्कतें होती है। कहीं पर अगर लकड़ी की जरूरत है, बांस की जरूरत है, तो उसमें भी दिक्कत होता है। एक तरह से विभिन्न मंत्रालय के अपने अपने जो रूल से गाइड होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं, उनके एक्ट होते हैं। तो उस एक्ट के तहत क्या होता है कि कोई एक मंत्रालय के अंतर्गत कोई परियोजना लॉन्च किया जाना होता है, तो उसमें दिक्कत आता है, उसमें जो है दूसरे मंत्रालय के नियम और कानून के कारण अड़ंगा लगता है। इसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गति नेशनल प्लान की योजना शुरू की गई है। ये 1 लाख करोड़ से की लागत से 13 अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। यह कोई नई योजना नहीं है, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों में जो आधारभूत संरचना के विकास हेतु जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, उसे दूर करने के लिए इसे लाया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान में आप देखिए इसके 6 पिलर्स हैं। ये 6 पिलर्स हैं। 6 पिलर्स क्या हैं, तो इसमें अगर आप पहला देखें तो कॉम्प्रीहेंसिवनेस यानी व्यापकता। दूसरा है प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता। तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन यानी अधिकतम उपयोग। चौथा है सिंक्रोनाइजेशन यानी सामंजस्यीकरण। और पांचवा है एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक। और छठा है डायनेमिक यानी गतिशीलता। यानी कहने का मतलब है कि जो 6 पिलर्स है, तो जो भी इसमें काम आ रहा है और जिसके कारण से रुकावट आ रहा है, तो उसमें जो व्यापकता लानी है, प्राथमिकता देना है कि भाई आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो कार्य है उसको प्राथमिकता, और ताकि जो है अधिकतम उपयोग हो और विभिन्न मंत्रालयों के बीच सामंजस्य हो, फिर उसका विश्लेषण और गतिशीलता लगातार बनी रहे। ये 16 मंत्रालयों का एक अंतर मंत्रालयी एक प्लान है, गतिशक्ति प्लान, जो कि इसके विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न मिनिस्ट्री के बीच इन कॉपरेशन बनाने के लिए, इसमें सामंजस्यीकरण के लिए गतिशक्ति नेशनल प्लान बनाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगले टॉपिक पर हम आते हैं। तो अगला टॉपिक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और इस प्रकार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न की दर्जा दिए जाने के बाद देश में 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। यानी पहले 10 महारत्न कंपनियां थी, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिए जाने के बाद देश में 11 महारत्न कंपनियां हो गई। तो सबसे पहले 11 का हम लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखिए सेल है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तीसरा है आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चौथा है एनटीपीसी नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पांचवा है कोल इंडिया लिमिटेड। छठा है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। सातवां है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आठवां है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नौवां है पीजीसीआई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 10वां है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 11वां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह पावर के क्षेत्र में फाइनेंस प्रोवाइड करती है, यानी उसको धन मुहैया उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से देश में 11 महारत्न कंपनियां हो गई। और अगर नवरत्न कंपनियों की बात करें तो ये पहले 14 था, और 14 जो नवरत्न कंपनी थी उनमें से एक को महारत्न का दर्जा देने के बाद इधर जो है 10+1 यानी 10+1 यानी 11 हो गया, और इधर
14 था, तो 14 में से -1 हो गया तो बराबर 13 हो गया। तो इस तरह से नवरत्न कंपनियां, और इसके अतिरिक्त हम देखें तो मिनी रत्न कंपनियां भी देश में हैं। तो मिनी रत्न कंपनियां, मिनी रत्न को भी दो भाग में बांटा गया है। एक है मिनी रत्न वन, जो थोड़ा सा ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी रहती है, उसको मिनी रत्न वन का दर्जा दिया जाता है, जिसमें 61 कंपनी है। और फिर मिनी रत्न श्रेणी 2, तो इसमें 12 कंपनी है। अब वास्तव में ये महारत्न नवरत्न का कंसेप्ट आया कब से? तो यह कंसेप्ट जो आया वो 1997 में आया। 1997 में तत्कालीन जो राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार थी, और प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा थे। HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, उस समय दो प्रधानमंत्री ने शासन किया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बड़ी कंपनियां हैं उस समय 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 बड़ी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। नवरत्न, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फैजी, हकीम मुकाम, बिरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर में नवरत्न थे, उसी के तर्ज पर नवरत्न का दर्जा दिया गया था 9 कंपनियों का। और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था कि कौन सी कंपनी नवरत्न में आएंगे। तो टर्नओवर था, उसका शुद्ध मुनाफा था, लाभ था, और इस प्रकार से बड़ी कंपनियों को एक स्वायत्ता प्रदान किया गया था कि ये विदेशों से अपना संपर्क साध सकते हैं या फिर इतना का निवेश कर सकते हैं। ये सब कई तरह के पैरामीटर्स थे। तो उस पैरामीटर्स पर बाद में क्या हुआ कि उस पैरामीटर्स में और भी कंपनी आते चले गए, और धीरे धीरे नवरत्न कंपनियों का बढ़ने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ कंपनियों को देखा गया कि इनके भी विकास के लिए, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी पब्लिक सेक्टर की जो है, तो इनके भी विकास के लिए स्वायत्ता देने की जरूरत है। तो फिर मिनी रत्न शुरुआत किया गया। और फिर 2009 में जो नवरत्न कंपनियां में काफी उनका टर्नओवर काफी बढ़ गया और बड़े आकार की कंपनी हो गई। तो 2009 में बड़े आकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को और अधिक स्वायत्ता देने हेतु महारत्न कंपनी का दर्जा प्रारंभ किया गया। तो वास्तव में महारत्न और नवरत्न का यही कंसेप्ट है कि प्रारंभ में 1997 में नवरत्न का कंसेप्ट शुरू हुआ था, और फिर मिनी रत्न का कंसेप्ट शुरू हुआ, और बाद में महारत्न कंपनी, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और इस तरह से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, और इस तरह से 11 महारत्न कंपनी है। 11 महारत्न, नवरत्न 13, और मिनी रत्न में 61 और 12 को अगर देखें, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 73 कंपनी ऐसे हैं जिसको कि 73 कंपनी इसको है, जैसे जिसको कि मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो एयर इंडिया भी काफी चर्चा में है। यह भी सार्वजनिक क्षेत्र का नागरिक उड्डयन सेवा है। एयर इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन सेवा कंपनी। ये क्या है कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको याद रखिएगा, टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको खरीद लिया है। ठीक है, खरीद लिया है। और इसके लिए टाटा ने 18,000 करोड़ रुपया की बोली लगाई। दूसरे स्थान पर लार्सन एंड टुब्रो कंपनी थी, जिन्होंने 15,000 करोड़ की बोली लगाई थी। टाटा ने इसको 18,000 करोड़ की बोली लगाकर 100% की हिस्सेदारी खरीद लिया। और ये जो विनिवेश मंत्रालय है, जो सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए जो मंत्रालय गठित किया गया है, दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये एक विभाग है जो कि विनिवेश मंत्रालय के अधीन आता है। दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसी के द्वारा ये बोली लगाई गई थी, और इसे टाटा समूह के कंपनी टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा। विदित हो कि टाटा का एक और जो है विस्तारा, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलाकर अभी वर्तमान में विस्तारा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, टिकट वगैरह भी बुक किए होंगे अगर जो हवाई यात्रा से गए होंगे। विस्तारा एयरलाइंस है जो कि टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की है। परंतु अगर एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1932 में जेआरडी टाटा ने किया था। और इसका नाम था टाटा एयर सर्विसेज। 1947 में सरकार ने इसका 49% हिस्सेदारी खरीद लिया,
और फिर 1953 में 100% की हिस्सेदारी खरीदने के बाद टाटा समूह से इसे सरकार ने ले लिया था। और पुनः आप देखिए 69 वर्षों के बाद टाटा को एयर इंडिया वापस मिल गई है और एयर इंडिया में अब कुछ बदलाव होने हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसकी छटनी हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आइए, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2021, पहले इसे मान बुकर प्राइज कहा जाता था, या अभी वर्तमान में इसका नाम बुकर प्राइज 2021 है। ये मिला है डैमन गलगुट को। डैमन गलगुट एक दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार हैं जिन्होंने एक उपन्यास लिखा है द प्रोमिस। द प्रोमिस के लिए ही बुकर प्राइज दिया गया 2021 को डैमन गलगुट, जो कि दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार हैं। और इसी प्रकार एक दूसरा, चूंकि ये जो बुकर पुरस्कार है ये दिया किन देशों को दिया जाता है, तो वास्तव में ये बुकर पुरस्कार ब्रिटेन के द्वारा जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, जो कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं, उसी को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बाद में यह महसूस हुआ कि जो राष्ट्रमंडल से अलग भी देश हैं उनके लिए भी एक शुरू किया जाए, एक पुरस्कार की स्थापना किया जाए। तो बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021 शुरू किया गया था। और अगर इसको देखें 2022 में किसे दिया गया 2021 में, तो डेविड डियोप जो कि फ्रांसीसी हैं, और इनकी कृति है एट नाइट एक्ट ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट एक्ट ब्लड इज ब्लैक, जिसको कि बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है। तो दोनों में अंतर क्या है आप लोग जान गए कि बुकर प्राइज जो है ये पहले मान बुकर प्राइज कहलाता था, जो कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों, राष्ट्रमंडल के सदस्य देश वैसे सदस्य देश हैं जिन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटिश का शासन रहा था, यानी ब्रिटेन का शासन रहा था। उन देशों का एक अपना समूह है जिसकी बैठक होती है, जिसका कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। तो ये राष्ट्रमंडल देशों को बुकर प्राइज दिया जाता है। और पूरी देश दुनिया के लिए, राष्ट्रमंडल के अलावा भी सभी देशों के लिए बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2021 ये डेविड फिलिप को दिया गया है, डेविड डियोप को, ठीक है। और इसकी कृति है एट नाइट एट ब्लड इन ब्लैक। फिर आ जाइए ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं। तो 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार अभी घोषित नहीं हुआ है, इसके लिए भारत की ओर से विदेशी भाषा फिल्मों की ओर के लिए जो प्रविष्टि है वो फिल्म है, एक तमिल फिल्म है जिसका नाम है कुंग जंगल। ये एक तमिल फिल्म है और यह काफी चर्चित फिल्म है, क्योंकि रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर इसे मिल चुका है। तो अब देखना है कि 94वें ऑस्कर पुरस्कार में विदेशी फिल्मों की श्रेणी में कुक जंगल प्राइज जीत पाती है कि नहीं। अब आ जाइए हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 किन्हें किन्हें मिला है, इस पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कई कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये कुल मिला के 6 कैटेगरी में है, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा इसका नाम में परिवर्तन किया गया है और हॉकी के जादूगर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसको रखा गया है। तो ये पहले 1-2 खिलाड़ियों को दिया जाता था, परंतु इस बार नीरज चोपड़ा सहित, नीरज चोपड़ा कौन, वही जो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था, लंबा भाला फेंका था और देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो ये नीरज चोपड़ा सहित 12 लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर दूसरे नंबर का इसका महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार कुल 35 लोगों को दिया गया। सभी का नाम मेंशन करना यहाँ संभव नहीं है, परंतु 2 नाम हम लेना चाहेंगे, एक शिखर धवन और एक वंदना कटारिया। शिखर धवन क्रिकेटर हैं और वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं। हाल में ही काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इन्होंने मैच में 3 गोल किया था। तो ये जो है कुल मिला के 35 लोगों को दिया गया। इसी प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार 9 ऐसे खेल प्रशिक्षकों को दिया गया है जिसका कि प्रशिक्षण काफी उत्कृष्ट लेवल का रहा हो, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हें दिया गया है। फिर आगे आइए चौथे नंबर में, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट का ध्यानचंद पुरस्कार। ये 5 लोगों को, वैसे लोगों को दिया गया है जो जीवन भर के उनके खेल के प्रति जो उनका योगदान है ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, उसके लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 5वें नंबर पर हम आइए देखिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसी खेल संस्था को दिया जाता है। खेल संस्था में पंजाब यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार मिला है।
फिर आ जाइए खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी खेल संस्थाओं को दिया जाता है। तो इस बार 2 संस्था को मिला है, खेल संस्थाओं या एनजीओ को दिया जाता है। 2 संस्थाओं को इस बार मिला है, एक है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 2 को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार काफी चर्चित पुरस्कार है। ये 2020 और 21 को कोरोना के कारण नहीं दिया जा सका था, तो एक ही बार दिया गया है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2020 के लिए था, ये दिया गया है नीलमणि फुकन। याद रखिएगा, नीलमणि फुकन, और यह एक असमी साहित्यकार है, असमिया साहित्यकार है नीलमणि फुकन, और इसके लिए दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2021 के लिए था, इसको दिया गया है दामोदर मावजो। दामोदर मावजो जो कि कोंकणी साहित्यकार है, कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 की भी घोषणा नहीं हुई है। ये जब घोषणा होगी तो हम अगले एग्जाम्स के लिए इसको देखेंगे। फिर आ जाइए एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कई भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है, उसका आगे हम चर्चा करेंगे। तो उनमें से हिंदी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हिंदी में, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी में किसको दिया गया है। तो हिंदी में सम्राट अशोक एक उपन्यास है, नाट्य रचना है, उसके लिए दिया गया है। और उसके लिए दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा जो इस बार इस मामले में काफी विवादित भी रहे थे। सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसके कारण बिहार में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी, और यहां तक कि दया प्रकाश सिन्हा से साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस लिए जाने का भी कई संगठनों ने मांग किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी के लिए सम्राट अशोक कृति को दिया गया है, जो कि एक नाट्य रचना है दया प्रकाश सिन्हा का। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया किसे जाता है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी दर्ज भाषा है 22 भाषा जो दर्ज है, और प्लस दो कौन, तो एक अंग्रेजी और दूसरा राजस्थानी, यानी 24 भाषाओं में उत्कृष्ट कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब आइए के बिरला द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। तो 3 पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। ये 2020 के लिए दिया गया है। तो 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जो कि एक मराठी उपन्यास है सनातन के लिए दिया गया है। उसी प्रकार अगर व्यास सम्मान की बात करें तो प्रोफेसर शरद पगारे, इसकी रचना है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए दिया गया है, जो कि एक हिंदी उपन्यास है। और उसी प्रकार अगर हम बिहारी पुरस्कार की बात करें तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा, और इनका जो कृति था वो तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, यह एक हिंदी आलोचना थी, और उसके लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया। इस तरह से आप देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो 3 पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, इसको याद रख लीजिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर आ जाइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। फिल्मी जगत में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, जीवन भर के सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बड़ी फिल्म हस्तियों को दिया जाता है। 2019 के लिए ये दिया गया है रजनीकांत को, 2019 के लिए। परंतु ये दिया कब गया, इसकी घोषणा कब हुई, 25 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 25 अक्टूबर 2021 को घोषणा हुआ 2019 के लिए, अभी 2020-2021 के लिए घोषित नहीं हुआ है। और इसके लिए दक्षिण के जो सुपरस्टार है रजनीकांत, उसको दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब आ जाइए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात कर लेते हैं। यह विदेशी प्राइज है, 2022 के लिए जो दिया गया है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए इसको देखेंगे। जो बेस्ट फिल्म है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, यानी एक कुत्ते की शक्ति, यही होगा फिल्म, ठीक है। और इसके जो बेस्ट एक्टर हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, वो पुरस्कार मिला है बिल स्मिथ को, जिसका फिल्म का नाम था किंग रिचर्ड के लिए बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार निकोल किडमैन जो कि हॉलीवुड की एक जाने मानी अभिनेत्री है, जाने मानी हीरोइन है, और इनका फिल्म था बिंग द रिकॉर्ड्स के लिए इसे
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट टॉपिक में एक और देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई है। कौन चुनी गई है? तो ये हरनाज संधू चंडीगढ़ की हैं और मिस यूनिवर्स चुने जाने वाली ये तीसरी भारतीय है। तीसरी भारतीय यानी प्रथम सुष्मिता सेन जो कि 1994 में चुनी गई थी, द्वितीय लारा दत्ता जिसे कि 2000 में चुना गया था, और ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था इलेक्ट जो कि इजराइल में पड़ता है। तो इस तरह से तीसरी भारतीय बन गई है हरनाज संधू जो कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को जीती है। इससे पहले दो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। एक मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं क्योंकि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन इस बार कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। तो मिस वर्ल्ड जीतने वाले भी हमारे कई एक्ट्रेस हैं, जिनमें आप देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा है, फिर ऐश्वर्या राय जैसे अभिनेत्री हैं, कुमारी रीता फारिया, ये सब मिस वर्ल्ड से अलग होता है मिस यूनिवर्स। अब नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है और पूरी संभावना है कि बीपीएससी में नोबेल प्राइज से प्रश्न पूछा जाए। तो नोबेल प्राइज क्या है? अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन भर शादी नहीं किया था, काफी धनी व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति इसलिए दान कर दिया था ताकि विज्ञान को बढ़ावा इस दुनिया में दिया जा सके। और चूंकि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अपने जीवन काल में ही उन्होंने देखा था कि डायनामाइट का मानव के विनाश के लिए उपयोग होने लगा है, इससे वे काफी व्यथित हुए थे। यही कारण है कि उन्होंने शांति के लिए भी एक पुरस्कार घोषित किया था। और इसके अतिरिक्त चूंकि अल्फ्रेड नोबेल को साहित्य में रुचि थी तो साहित्य के लिए भी तो कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। शांति, साहित्य और चिकित्सा। शांति, साहित्य और चिकित्सा, ये 3 इधर हो गया और 3 आप इधर ले सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, कुल 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शांति का कौन कौन देता है। तो अलग अलग संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जाता है नोबेल प्राइज। जैसे कि शांति की अगर बात करें तो नॉर्वे की ओस्लो नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। उसी प्रकार साहित्य की बात करें तो ये नोबेल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। यानी एक पुरस्कार साहित्य के लिए स्वीडन की संस्था देती है और दूसरा जो है नॉर्वे की देती है। और तीसरा अगर बात करें तो ये चिकित्सा का जो पुरस्कार है, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा चिकित्सा का दिया जाता है। और बाकी 3 जिनमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और शास्त्र, इसके लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। जिनमें से अर्थशास्त्र वास्तव में एक नोबेल पुरस्कार नहीं है बल्कि नोबेल के समतुल्य पुरस्कार है, परंतु इसे नोबेल पुरस्कार में शामिल किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात जब तक नहीं करेंगे तब तक बात अधूरा रहेगा। तो इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, जो अगर भारतीय रुपयों में अगर इसको बदलें तो 8.5 करोड़ रुपया होता है। एक नोबेल पुरस्कार की कीमत 8.5 करोड़ रुपया, 8.5 करोड़ रुपया होता है। इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा 4 अक्टूबर 2021 को हुई है। इसमें क्या कुछ खास बात है, किनको दिया गया है, इसको आगे हम देखते हैं। तो शांति के लिए, सबसे पहले शांति के लिए बात करेंगे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। एक है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की पत्रकार है, दूसरा है दामित्री मुरातो जो कि एक रूसी पत्रकार है। ये इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दामित्री मुरातो, ये दोनों को दिया गया। दोनों ही पत्रकार हैं। मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार है जबकि दामित्री मुरातोव रूसी पत्रकार है। साहित्य की बात करें तो साहित्य के लिए दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो कि तंजानियाई मूल्य के ब्रिटिश लेखक हैं, यानी तंजानिया में इनका जन्म हुआ होगा और ब्रिटिश में जाके बस गए होंगे, ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में बस गए होंगे। तो इन्होंने जो कुछ कृति लिखा है इसका हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं 5-6 बुक का। अब देख लीजिए, पहला बुक जो है मेमोरी ऑफ डिपार्चर, दूसरा है पिलग्रिम्स वे, तीसरा है पैराडाइज, चौथा है बाय द सी और 5वां है डिसर्शन। ये 5 बुक हैं। इस 5 बुक के लिए इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति या इनके जीवन भर के लेखन के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, अर्थशास्त्र की बात करें
तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगरिस्ट और गुड्डो डब्ल्यू इवेंस। ये तीनों अमेरिकी हैं। अमेरिका के लोग बहुत नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, हमारे भारत के लोग बहुत कम जीत पाए हैं, उसका भी हम बताएंगे कौन कौन जीते हैं। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी इंग्रिस्ट और गुड्डू डब्ल्यू इवेंस। चिकित्सा की बात करें तो 2 लोगों को दिया गया है, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी की बात करें तो 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से। एक है डेविड जूलियस और दूसरा है एडम पटापोटियन। एडम पटापोटियन, ये दोनों को दिया गया है। दोनों ही अमेरिकी हैं और काम इनका क्या है, काम इन्होंने किया है सोमेटोसेंसेशन। सोमेटोसेंसेशन यानी त्वचा में जो स्पर्श हमारे त्वचा को भी छूता है, तो त्वचा कैसे इसको समझ पाता है, हमारे स्किन कैसे समझ पाता है कि किस प्रकार का स्पर्श है, तो सोमेटोसेंसेशन के क्षेत्र में चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अब भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्यूकुरो मनाबे जापान और जियोर्जियो पारिसी और तीसरा है क्लास हैसलमैन। ये तीनों 3 देश के हैं। स्यूकोरो मनाबे जहां जापान के हैं, वहीं जियोर्जियो पारिसी इटली के हैं और क्लास हैसलमैन जर्मनी के हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया है। इसका काम क्या है, इन लोगों ने क्या फिजिक्स में काम किया है, तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। यानी क्या हुआ कि धरती की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमानों की परिवर्तनशील व प्रमाणिक मापन क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें दिया गया है। फिर आ जाइए रसायन विज्ञान का देख लेते हैं, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का ये बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं और दूसरा है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो कि अमेरिका के हैं। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार को अच्छा से देख लेना है, क्योंकि कई बार बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी अपेक्षा किया जाता है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित सवाल रहेंगे, इसलिए इसे देख कर जाएं। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार भारत की ओर से दिए जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार, क्योंकि गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा शांति के बहुत बड़े पैरोकार थे। इसकी घोषणा मार्च 2021 में हुई है और चूंकि 2 साल का संयुक्त रूप से दिया गया है, कोरोना के कारण नहीं दिया जा सका था, तो 2019 के लिए काबूस बिन सैद अल सैद जो कि ओमान के सुल्तान हैं उसे दिया गया है और 2020 का दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक हैं। दोनों को मरणोपरांत दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। अब आइए एक और पुरस्कार की बात करते हैं, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। तो ये दिया गया है प्रथम नामक संस्था को। प्रथम नामक संस्था का काम क्या है, तो ये कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। फिर आ जाइए एक और हम पुरस्कार की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2001। अमेरिका से निकलने वाली टाइम मैगजीन जो प्रत्येक वर्ष देश दुनिया में चर्चित चेहरों को अपने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान देते हैं। सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी जैसे लोग भी पा चुके हैं। तो दुनिया की ऊंची ऊंची शख्सियतों को, बड़ी बड़ी शख्सियतों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में स्थान मिलता है। तो इस बार 2021 में किसे मिला है, एलन मस्क। काफी चर्चित नाम है, आप लोग जानते होंगे, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, 2 अरब मिलियन डॉलर की संपत्ति है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। और ये क्या है, तो वास्तव में सीईओ है स्पेस एक्स, अंतरिक्ष में मानव को बसाने वाली कंपनी स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक कार टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में एलन मस्क को स्थान मिला है। अब आ जाइए
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर। इससे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और जो भी अन्य एग्जाम है सबऑर्डिनेट लेवल के या यूपीएससी में भी पूछा जाता है, इसको आप देखेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 में क्या है, तो कुल वन क्षेत्र, देश की कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और कुल देश का जो क्षेत्रफल है, जो धरती है, उसका 21.71% ठहरता है, जो कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होना चाहिए, उससे अभी काफी कम है, उससे अभी काफी कम है। परंतु अगर कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों को देखें, यानी कहने का मतलब ये तो सिर्फ हम जंगल की बात करते हैं, परंतु जंगल के अलावे भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको भी अगर शामिल कर लें तो ये जाके ठहरता है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है, और ये हो जाता है 24.62%, 24.62% होता है कुल मिला के, अगर पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधों को गिन ले तो। अब आ जाइए, हम देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में 1 नंबर में मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा वन है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र। तो ये वन क्षेत्र है। सर्वाधिक अगर वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करें कि प्रतिशत, यानी ये तो बड़े बड़े स्टेट हैं, इस कारण से वन क्षेत्र यहाँ ज्यादा हो गया, परंतु छोटे स्टेट, यानी एक ऐसा स्टेट जहाँ की सर्वाधिक वन आवरण हो, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम, उसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें 84.53% पर वन ही है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में मिजोरम 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की 79.33% वन है। तीसरे नंबर पर मेघालय आता है, जो कि 76% यहाँ पर वन क्षेत्र है। मणिपुर में 74% वन क्षेत्र है, और 5वें नंबर पर नागालैंड आते हैं, जो 73.90% वन क्षेत्र आते हैं। यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में जो भी स्टेट हैं, सब स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र का ही सारे स्टेट हैं जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र आवरण को रखते हैं। अब थोड़ा सा बिहार की यदि बात कर लें तो बिहार में वन क्षेत्र कितना है, बिहार में वन क्षेत्र है 7,305.99 वर्ग किलोमीटर, यानी इसको हम कह सकते हैं 7,306 वर्ग किलोमीटर। और ये जो अगर प्रतिशत में बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल है उसका 7.76% ठहरता है। और अगर वन क्षेत्र से के अलावे भी अगर पेड़ पौधों को गिन लें तो वन आच्छादन ये कितना है, 2003 वर्ग किलोमीटर है, और कुल मिला के ये हो जाता है 2.13%। और इस तरह से अगर दोनों को हम जोड़ दें, जो वन क्षेत्र है और कुल जो पेड़ पौधा है, तो ये जाके ठहरता है 9,308.99 वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये लगभग 10% होगा, यानी 10% से कम ही होगा, 10% से कम होगा। इस तरह से हम बिहार को देखें तो राष्ट्रीय औसत जो है 21.7%, उससे काफी पीछे है। और राष्ट्रीय वन नीति से तो पूरा देश पीछे है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 33% होना चाहिए। ठीक है। अब सर्वाधिक वन की बात करें तो कैमूर, भभुआ में सर्वाधिक वन है। पश्चिम चंपारण दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर रोहतास, चौथे नंबर पर जमुई। परंतु वन क्षेत्र प्रतिशत, यानी पूरे क्षेत्रफल में वन कितना है, तो इसमें सबसे आगे जमुई है। जमुई में 59.6% वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर कैमूर है जो 41% वन क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर गया है जो 29% वन क्षेत्र है, और चौथे नंबर पर नवादा है जो कि 20% वन क्षेत्र है। तो इस तरह से वन क्षेत्र को हमने देखा। ये आंकड़े आप देखिए, समझिए, इसको रिवीजन कीजिए, ये सब परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज जो समिट है, ये नवंबर 2021 में हुआ है, जिसका नाम है COP26, COP26।
अब इसके बारे में हम बात करेंगे। कोप 26 क्या है? कोप 26, तो कोप 26 वास्तव में यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो भी पक्षकार देश हैं, तो सभी पक्षकार देशों का एक सम्मेलन होता है जिसे कहा जाता है कॉप। और कॉप जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो प्रतिबद्धता है, जो पूर्व में सम्मेलन हुआ, तो उस पर विचार विमर्श होते हैं, नई घोषणाएं होते हैं, नया इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस बार 2021 में जो कॉप 26 का जो आयोजन हुआ है वो ग्लासगो में हुआ है। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। और इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है। एक है सीएमपी 16। सीएमपी 16 क्या है? तो वास्तव में क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कार्बन इमिशन को लेकर था, कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए जो एक बाध्यकारी समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल, तो उसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। तो इसका 16वां संस्करण का बैठक भी इसके साथ हुआ। और इसके साथ ही CMA3 यानी पेरिस करार, पेरिस में जो कि जलवायु परिवर्तन पर सभी देशों में जो मत भिन्नता होती थी और उसको रोकने में, उस पर विजय प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ था पेरिस कन्वेंशन। तो पेरिस करार का भी मीटिंग साथ में हुआ है। तो CMA3 ये तीनों मीटिंग साथ में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्लासगो में। अब इस सम्मेलन में कुछ हम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल स्टेटमेंट जारी किया गया है और इसमें पीएम मोदी द्वारा 5 वायदे किए गए हैं। 5 वायदे में क्या क्या है? तो 5 वायदे में एक तो 2030 तक क्या करना है? तो नॉन फॉसिल एनर्जी 500 गीगा टन तक बढ़ाना है। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी जो जीवाश्म ईंधन है, तो नॉन जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन होते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, डीजल, ये सब सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, गैस। तो इसके अतिरिक्त जो ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, तो उससे 5 गीगा टन का जो है इसमें बढ़ाया जाएगा। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जिसको कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया या समुद्री ऊर्जा हो गया, तो इसको 50% यानी जो कुल ऊर्जा का 2030 तक जितना भी ऊर्जा खपत होती है उसका 50% जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। और कार्बन इमिशन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी की जाएगी। उसके अतिरिक्त कार्बन इंटेंसिटी में 45% की कमी लाई जाएगी और 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रलिटी एकदम बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। तो ये सभी लक्ष्य जो है वो रखा गया है। अगले दिन पीएम की बात करें तो क्लीन टेक एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यानी एक सूरज एक विश्व और एक ग्रिड का नारा दिया। यानी एक, जिस तरह हमारा एक सूर्य है और सबों को रोशनी और ऊर्जा देता है, उसी तरह से एक ही दुनिया है, तो एक ही पावर ग्रिड होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए। तो अब जो है अगला कार्यक्रम को देख लें। कॉप 26 तो हो गया। अब कॉप 27वां कहाँ आयोजित होगा? तो ये शर्म अल शेख में होगा जो कि मिस्र में है, ये नवंबर 2022 में होगा। और कॉप 28 की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा जो नवंबर 2023 में होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार 2021 में इंदौर को मिला है और लगातार 5वें वर्ष इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट देखिए, विध्वंसक युद्धपोत विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है अक्टूबर 2021 में। और सबसे इसकी विशेषता है कि ये स्वदेश निर्मित है और इस पर काफ़ी सारे हथियार, परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं, उसका संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला, यह 4थी श्रेणी होगी जो कि नौसेना में नवंबर 2021 को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन का प्रस्ताव तो विधानसभा में पारित हो गया है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल
में अब विधान परिषद का गठन हो सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट में होते हैं, परंतु लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट में नहीं है, मात्र 6 स्टेट में है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी, पश्चिम बंगाल के भी नेताओं ने विचार बना लिया है कि यहाँ भी विधान परिषद होना चाहिए। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 171(2) के तहत सामान्य बहुमत से विधानसभा में इसे पारित कराया गया है और केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। परंतु बंगाल में विधान परिषद का गठन हो, यह रास्ता अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो उतने ठीक नहीं है। केंद्र और बंगाल के बीच संबंध अभी बिगड़े हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इस चीज़ की मंजूरी देगी, इसकी बहुत कम संभावना है, क्योंकि अगर प्रीवियस में देखें तो असम ने भी 2010 में विधान परिषद के गठन हेतु विधानसभा से पारित करके केंद्र के पास भेजा था, और राजस्थान ने भी 2012 में भेजा था, जो अभी तक केंद्र के पास लंबित है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो या नहीं हो, ये केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि विधान परिषद वाले भारत में अभी 6 राज्य हैं। 6 राज्य जहाँ की विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों मिला के विधानमंडल कहलाता है। ये 6 राज्य को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक को देख लीजिए। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है बूमकाट। बूमकाट, बूमकाट ये कैसे होगा? बूमकाट आप याद रखिए। तो बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जो कि विधान परिषद भी रखते हैं। यानी इनके विधानमंडल में विधान परिषद भी सम्मिलित हैं, और 7वां, 8वां, 9वां भी हो सकता है, असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आ जाइए, सर्वाधिक समय तक पीएम पद, सर्वाधिक समय तक पीएम पद पर रहने वाले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, तो इसका श्रेय मिल गया नरेंद्र मोदी को। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी हैं। और इससे पहले कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो सभी प्रधानमंत्री का हम कार्यकाल देख लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू, जो कि सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 16 वर्ष 286 दिन। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं, जो 11 वर्ष 59 दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह, 10 वर्ष 4 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। और चौथे नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, जो कि सर्वाधिक समय तक पीएम पद पर रहने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए हैं, जो 7 वर्ष से अधिक समय तक रह गए हैं। अगर पूरे कार्यकाल तक रहते हैं तो फिर 10 साल इनका भी हो जाएगा 2024 तक। और इसके बाद देखें तो अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। ये 3 कार्यकालों में 6 वर्ष 80 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, जिनका रिकॉर्ड की नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। ठीक है, अब आ जाइए संसद भवन की बात करें। नया संसद भवन बन रहा है भारत का, और उसको हम लोग सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा, ये एक टाटा का प्रोजेक्ट है जो नया संसद भवन बना रहा है, साथ ही साथ पीएम आवास भी बना रहा है, उपराष्ट्रपति का आवास भी बना रहा है। तो ये कंबाइंड रूप में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं, और ये अगस्त 2022 से पहले तक बना लेने की योजना थी। और पता नहीं यहाँ तक पूरा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता की जो अमृत महोत्सव है 75वीं वर्षगांठ, तो उसके पहले देशवासियों को ये सौगात देना था नए संसद भवन का। पुराना संसद भवन को कई बार तोड़ा फोड़ा गया, कई बार उसको बनाया गया, रीस्ट्रक्चरिंग किया गया, चूंकि जो भी सदस्य हैं राज्यसभा के हो, लोकसभा के हैं, तो जितना अभी है उसके लिए पर्याप्त है। परंतु आने वाले 2026 में जब फिर से पुनर्गठन होगा, क्योंकि अभी तक जो सीटों की संख्या है 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक स्थिर है। 2026 में जब फिर से पुनर्गठन होगा, तो हमारे ख्याल से लोकसभा सांसदों की संख्या लगभग 800 हो जाएगी और राज्यसभा सांसदों की संख्या 500 के आसपास हो जाएगी। तो ऐसे में
लगभग 1200-1300 सांसदों को बैठने का जगह चाहिए, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसी के लिए है। नेक्स्ट आ जाइए, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची तो बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 नए भारतीय स्थल शामिल हुए हैं, जिसे कि जुलाई 2021 में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2 नए भारतीय, तो पहला है धौलावीरा, ये सिंधुकालीन स्थल है। धौलावीरा बहुत बड़ा शहर था, सैंधव नगर था, जो हड़प्पा कालीन है, और ये कच्छ जिला गुजरात में है। और दूसरा है कातकीय रुद्रदेव मंदिर, जो कि वारंगल यानी तेलंगाना राज्य में पड़ता है, वारंगल जिला, वहां पर है। इसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, जो कातकीय वंश के शासन काल के दौरान कातकीय शासकों ने बनाया था, लगभग 13वीं शताब्दी में बनाया था, और ये 800 वर्ष पुराना है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धौलावीरा और कातकीय रुद्रदेव मंदिर के शामिल होने से अब भारत के कुल स्थलों की संख्या हो गया 40 हो गया। जो 40 में से सांस्कृतिक स्थल 32 है, प्राकृतिक स्थल 7 है, और एक मिश्रित स्थल जो कि 1 है। कुल मिला के 40 स्थल हैं, जिनमें से बिहार के 2 हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देख लेंगे कि 2 ही स्थल हैं बिहार के जो कि विश्व विरासत सूची में दर्ज है। एक महाबोधि मंदिर है बोध गया, जिसे 2002 में शामिल किया गया था। दूसरा है नालंदा महाविहार, जो कि नालंदा में है, इसे 2016 में शामिल किया गया था। हमें परीक्षार्थियों से अनुरोध रहेगा कि ये जो विश्व विरासत स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल 32, प्राकृतिक स्थल 7 और मिश्रित स्थल, इस पर एक नज़र जरूर डाल लें। ये आपको और कहीं नहीं मिले तो आपको विकिपीडिया पर जरूर मिल जाएगा। इंटरनेट पर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया डालेंगे तो ये पूरा एक नज़र इस पर डाल लेंगे तो आपका काफ़ी सारा जो चीज़ है वो बन जाएगा, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, और एक नज़रिया रहने से आपके पीटी वाले एग्जाम में काफ़ी फायदे होंगे। अब यूनेस्को की दूसरी बात करते हैं। ये तो मूर्त चीज़ है। कुछ अमूर्त चीज़ों को भी यूनेस्को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची शामिल करता है, जैसे कोई पूजा पाठ, मंत्रोच्चार या कोई संस्कृति या कल्चर। तो ये अमूर्त जो कि हमेशा जो है वो जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि एक तरह से अमूर्त है, जिसे हम छू या उठा के कहीं ले जा नहीं सकते हैं, तो ये अमूर्त हो गया, इनविजिबल। तो इसमें कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। और अगर हम पूर्व में देखें तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को तो इधर हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। पूर्व में सम्मिलित कुछ अगर देखें तो भारत के कुछ अमूर्त विरासत को शामिल किया गया, उसमें रामलीला है। दूसरा केरल का कुटियत्तम नृत्य है, उत्तराखंड का रम्मन पूजा है, पूर्वी भारत का छौआ नृत्य है, केरल का मेदियत्तू रंगमंच है, और प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में मनाए जाने वाला कुंभ मेला है। इसके अतिरिक्त भारत की योग चिकित्सा पद्धति, फिर लद्दाख का बौद्ध जप, और मणिपुर का संकीर्तन, और पंजाब का तांबा और पीतल का बर्तन। तो ये पहले से एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। क्योंकि मूर्त में क्या होता है कि कोई प्राकृतिक स्थल या फिर स्मारक या पुरातात्विक स्थलों को शामिल किया जाता है, और ये सब क्या है कि ये एक तरह से मूवेबल होता है, तो इसे अमूर्त कहा गया है। नेक्स्ट आ जाइए, तो भारत 3 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित हुआ है। इकोसॉक क्या है? तो वास्तव में यूएनओ का अंग है। यूएनओ के कितने अंग थे? तो 6 अंग थे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इकोसॉक का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक भारत जो है यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सदस्य रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं वो कौन कौन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इस पर आप एक नज़र देख लेंगे। तो 6 अंग जो है वो, एक है जनरल असेंबली जिसे महासभा कहते हैं, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल जिसे सुरक्षा परिषद कहते हैं, तीसरा है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय, चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, भारत इसी का सदस्य बना है 3 वर्षों के लिए। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय हेग में है। और फिर ट्रस्टीशिप न्यास परिषद, छोटे छोटे द्वीपों को
संचालन के लिए इसका गठन किया गया। तो ये 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अतिरिक्त 50 से अधिक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनेस्को की अभी हमने बात किया, यूनिसेफ की बात करते हैं, तो ये सब सारे। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। 15 सदस्य इसमें होते हैं, 15 में से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 जो अस्थायी हैं उसमें तो भारत नहीं है। भारत को ऑफर मिला था जब इसका सुरक्षा परिषद का गठन हो रहा था, भारत ने चीन को ऑफर कर दिया, तो चीन अभी है। और परंतु भारत अभी वर्तमान में देखें तो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में है। सुरक्षा परिषद में लगातार भारत का दावा भी बन रहा है कि भारत को भी अस्थायी सदस्यता दिया जाए। अस्थायी सदस्य में कौन है? तो यूएसए है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन और चीन है। और जो 10 सदस्यीय अस्थायी सदस्य हैं तो उसका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष आधे लोग यानी 50% सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं और 50% सदस्य जो है नए आते हैं। तो अभी अगर हम देखें कि पुराने जो सदस्य हैं, पुराने सदस्य जो हैं जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक है, उसमें भारत भी है, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको। ये 5 सदस्य जो हैं ये 31 दिसंबर 2022 तक है। ये 1 जनवरी 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। नए सदस्य जो हैं वो अभी 31 दिसंबर 2023 तक होंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से इसका प्रारंभ हुआ है। तो इसमें है अल्बानिया, ब्राजील, गैम्बोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। तो इधर 5 और इधर 5, ये दोनों मिला के हो जाता है 10। ये 10 अस्थायी सदस्य हैं और 10 और 5 जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं, दोनों मिला के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का गठन होता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। फिर एक और संयुक्त राष्ट्र देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको कि यूएनएचआरसी कहते हैं। तो भारत का निर्वाचन हुआ है 3 वर्षों के लिए और भारत जो है 2024 तक इसका सदस्य रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं। G7 का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ है? तो कार्नवाल ब्रिटेन में हुआ है। 11 से 13 जून तक चला था G7 क्या है? तो G7 अति विकसित देशों का संगठन है, जिनमें अमेरिका है, कनाडा है, 2 अमेरिकी देश है, 3 आप यूरोपियन देश को ले लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी 4 और 1 जो है जापान। तो 7 देशों का। इसमें कभी रूस भी हुआ करता था, रूस अभी बाहर है इससे, G8 कहलाता था, अब G7 हो गया। तो G7 का जो शिखर सम्मेलन है कार्निवाल ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच हुआ था। कुछ देख लीजिए। और ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये सब खबर कुछ दिया जाता है। इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू लगभग 12 साल से सत्ता में बने हुए थे, सत्ता परिवर्तन हुआ। नए प्रधानमंत्री के रूप में आए नफ्ताली बेनेट। ये याद रखिएगा, इजराइल के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए जो नए प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट। और नए राष्ट्रपति जो है वो इसाक हेजोंग। तो हालांकि राष्ट्रपति का उतना ज्यादा सत्ता में पावर नहीं होता है, ज्यादा प्रधानमंत्री का होता है। तो प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में भारत को मिल सकता है। इस हेतु कई सारे कार्यक्रम चल रहा है और उच्च लेवल पर विचार विमर्श हो रहा है और इसके लिए प्रयास हो जा रहा है एक ऐसे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अच्छे ढंग से भारत में हो सके। और 2021 की बात करें अभी हाल फिलहाल में, तो 2021 में रोम में हुआ था और 2022 में अभी होना है, हुआ नहीं बाली द्वीप इंडोनेशिया में होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल कहाँ हुआ, तो आंसर हो जाएगा रोम। और 2022 में कहाँ होगा, तो बाली। और भारत में जो होगा वो 2023 के लिए प्रयास चल रहा है। एक है कि विश्व बैंक के उपाध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष अभी चुने गए हैं जुनैद कमाल, जो कि हैं बांग्लादेश का, लेकिन भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे विश्व बैंक। अब देख लेते हैं रामसर स्थल क्या है? वास्तव में आर्द्र भूमि है या इसको वेटलैंड कह सकते हैं। तो ये रामसर एक ईरान में स्थान है, एक शहर है। रामसर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। 1971 में एक सम्मेलन हुआ था और इसके जस्ट बाद 1972 में स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। तो 1971 में जो सम्मेलन हुआ तो ये स्पेसिफिक रूप से ये आर्द्र भूमि के लिए हुआ था। दुनिया में जितने भी आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है या नम भूमि है, जहाँ पर सालों या वर्ष के कुछ महीनों में
पानी जमा हुआ रहता है, छिछले सागर या तालाब या झील, तो उसको आर्द्र भूमि के रूप में देखा जाता है। तो रामसर स्थल कौन कौन से हैं, किनको मिला है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत का 48वां रामसर स्थल बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि यूपी में है, उसको दिया गया है। और भारत का 49वां वाइल्ड रामसर स्थल खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है, उसको दिया गया है, यानी 48वां 49वां। इस प्रकार से भारत में अगर रामसर स्थलों की सूची देखें तो 49 हो गया है। और अगर इसमें बिहार की बात करें तो बिहार का एकमात्र जो आर्द्र भूमि है वो कांवर तल पक्षी बिहार है। ठीक है, कांवर तल पक्षी बिहार जो कि बेगूसराय में है, ये भारत का 38वां रामसर साइट था। तो इस तरह से 49 रामसर साइट भारत में काफी महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं बाघ की गणना। तो बाघ की गणना 2019 में जो हुई है, तो भारत में 2967 बाघ पाए गए हैं 2019 में, जो कि संपूर्ण विश्व का 70% है। और देश का एक इससे जुड़ा हुआ खबर ले लेते हैं, देश का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोल पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को संयुक्त रूप से दिया गया 53वां, यानी कुल मिला के भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कह सकते हैं। सर्वाधिक बाघ वाले राज्य को देखें तो 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक बाघ यहाँ पाए जाते हैं, लगभग 3000 से अधिक बाघ। और यहाँ कर्नाटक, और फिर जो है नेक्स्ट आ जाइए उत्तर प्रदेश। इस तरह से बाघ की गणना से संबंध में बहुत महत्वपूर्ण। अब कुछ सूचकांक को देख लेते हैं। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में अगर भारत के स्थान की बात करें तो 46वां है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है, तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है, जो ब्रिटेन की एक संस्था है। तो इसमें 2021 में 46वां स्थान लोकतंत्र सूचकांक में है डेमोक्रेसी के मामले में। अगर सर्वोच्च स्थान की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये 3 देश हैं जो कि सर्वोच्च हैं, जहां डेमोक्रेसी का पैमाना उच्च लेवल पर है। और सबसे अगर निम्न स्थान की बात करें तो सबसे निम्न स्थान अफगानिस्तान का है। हाल फिलहाल में तालिबान द्वारा सत्ता परिवर्तन के कारण ये स्थिति हुआ है। और म्यांमार, चूंकि वहाँ सैनिक शासन है, और उत्तर कोरिया, यहाँ तानाशाही शासन है। तो ये तीनों को सबसे निम्न स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर देखें तो भारत से स्थिति इन सब का बहुत खराब है। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को ले लीजिए 67 नंबर पर, 75वें नंबर पर बांग्लादेश, 51वें नंबर पर भूटान, 101वें नंबर पर नेपाल और 104 नंबर पर पाकिस्तान। पड़ोसी देशों से भारत का स्थान काफी अच्छा है, यहाँ पर 46वां स्थान दिया गया है। अब आ जाइए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। भारत का स्थान कितना है, तो 86वां स्थान है, जो कि बहुत अच्छा स्थान नहीं कहा जा सकता है। और जारी करता है इसके कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक सीपीआई 2021, भारत का स्थान 86। उसी प्रकार एक और सूचकांक की बात करें, बहुत सारे सूचकांक का एक नज़र देख लेना है, लेकिन जिसकी संभावना ज़्यादा थी पूछने का उसको मैंने शामिल किया है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 का रिपोर्ट आ गया है। ये भारत का स्थान इसमें 136वां है, यानी भारत के लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, इससे ये दिखाई पड़ता है। इसको जारी कौन करता है, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान सूचकांक, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान सूचकांक, और भारत का स्थान इसमें 136वां है। अब नेक्स्ट आइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां था 180 देशों के रैंकिंग में। और 2022 में, हालांकि ये 2022 का बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल का है, तो 150वां रैंकिंग हो गया है। 150वां रैंकिंग 180 देशों की, यानी कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया और जनसंचार स्वतंत्र नहीं है और निष्पक्ष नहीं है। इस कारण से ये इसकी स्थिति बनी हुई है।
तो इसमें अगर पहले नंबर पर देखें तो नॉर्वे है और सबसे अंतिम नंबर पर इरिट्रिया है। और भारत का 180 देशों में 150वां स्थान है। हालांकि बीपीएससी के दृष्टिकोण से 142वां देखिएगा, ये जो है अभी हाल का है। फिर अगर इसको जारी करने वाले देशों देखें, संस्था कौन जारी करता है, तो जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की एक संस्था है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस। ठीक है। फिर एक और देख लें हम, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये लैंगिक असमानता को सूचित करने वाला इंडेक्स है। भारत का स्थान इसमें 140वां है, ये भी बहुत खराब स्थान है। जारी करता कौन है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 1 नंबर पर आइसलैंड है और 156वें और अंतिम नंबर पर अफगानिस्तान है। कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये पुदुचेरी में बनाया गया है 2022 में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 पुदुचेरी। और पुष्कर महोत्सव 2021 12 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हालांकि पुष्कर महोत्सव मूल रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। फिर आ जाइए 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो कि पणजी में मनाया गया है, गोवा में। और उसी तरह से बाघ संरक्षण पर चौथा सम्मेलन, बाघ संरक्षण पर चौथा सम्मेलन मलेशिया में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की बैठक लंदन में हुई है। और उसी प्रकार प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 नालंदा में मनाया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैरियर कंचन द्वारा बीपीएससी 67वें बीपीएससी एग्जाम और CDPO के PT हेतु एक बेहतरीन कलेक्शन था। आगे हम इसे और भी जारी रखेंगे। फिलहाल इसका रिवीजन कीजिए। इसका PDF भी, जो ये PDF आप देख रहे हैं, ये PDF भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे और उसको आप अवलोकन कर सकते हैं और उससे अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कैरियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी के द्वारा एक बेहतरीन प्रस्तुति थी कि अंतिम समय में जब परीक्षा में महज 1 दिन बच रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 66वें बीपीएससी में 37 प्रश्न सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। इस बार यह आशा है, यह अपेक्षा है कि कम से कम 30 प्रश्न तो करंट अफेयर्स के रहेंगे। करंट अफेयर्स को अगर आपने साध लिया और अगर 30 का 30 प्रश्न सही कर देते हैं तो निश्चित तौर पर अगर आपका GS या मैथ का पोर्शन थोड़ा कमजोर भी है तो भी आपको PT परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर PT परीक्षा में सफल हो गए तो मेंस की तैयारी तो कुछ सिस्टमैटिक रूप से होता है, 5-6 महीना उसके लिए जरूरी है। वैसे तो कंपटीशन और सिविल सेवा निकालने के लिए जो परीक्षाएं होती है जीवन भर की पढ़ाई काम आती है, परंतु अगर आप एक बार PT पास कर गए, PT पास कर जाने के बाद आपका जो तैयारी का जो स्कोप है वो बदल जाता है, दायरा बदल जाते हैं, आपके गट्स बदल जाते हैं, आपके सोचने विचारने और जो आपके रूटीन है, जो आपके संगति है वो बदल जाते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी इंटेंसिव होके तैयारी करते हैं, एक रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी हमारे संस्थान में बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया जाता है, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग भी है, काफ़ी अच्छा उच्च सफलता दर भी है। अगर 100 विद्यार्थी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उनमें से लगभग 80-85 लोगों का मेंस क्वालिफाई हो जाता है और फाइनली 50 से 60 के आसपास फाइनली सेलेक्ट होकर ऑफिसर बन जाते हैं। तो PT परीक्षा पास करने के बाद मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं संस्थान में आके, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो। PT परीक्षा निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप PT परीक्षा निकाल लिए तो आप फिर मेंस की बात करेंगे, मेंस की तैयारी में लगेंगे, ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, GK जो GS है उसके सभी सेक्शन जो 6 सेक्शन है उसकी तैयारी में लगेंगे। और अगर आप PT में नहीं आप अच्छा तरीके से बना पाए, नहीं स्कोरिंग कर पाए, तो फिर से आप वही दरोगा की तैयारी करेंगे या फिर BPSC का फिर से PT या 60वें BPSC PT करेंगे। तो इस बार काफ़ी कॉपअप करना है, अभी भी समय है, 10 से 12 घंटे में भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। क्योंकि 8 मई को 12 बजे से एग्जाम है, आप 11:30 बजे तक करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, अंतिम समय का पढ़ा हुआ लास्ट टाइम में जो रिवीजन किया हुआ रहता है वो ज़्यादा मेमोराइज रहता है, ज़्यादा याद रहता है और उसे हम आराम से बिना कंफ्यूजन के जो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम बना लेते हैं। तो हमें
आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो, ये जो क्लास है काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो आपको एक काम करना है, कम से कम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, हम यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स का जो शानदार कलेक्शन था, उस पर ये निशुल्क जो क्लास था उसको हम यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।